प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है ऋग्वैदिक काल में आर्यों का राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था। जैसा कि हमने आर्यों के सामाजिक जीवन के संबंध में जानकारी ली और ये जानने का प्रयास किया कि आर्यों का जो सामाजिक जीवन था, जो कि एक प्राय कबीलाई जीवन था, आरंभिक जीवन उनका घुमक्कड़ एक तरीके से रहा और बाद में उन्होंने अपने आप को एक ही स्थान पर स्थायित्व किया और उसके पश्चात धीरे धीरे क्रम से उनके सामाजिक जीवन में भी कुछ बदलाव नजर आए और इसी प्रकार से आज हम उनके राजनीतिक जीवन के संबंध में ये जानने का प्रयास करेंगे, क्या ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो राजनीतिक जीवन था, यह राजतंत्रात्मक व्यवस्था कायम थी या यहाँ पर किसी अन्य संस्थाओं के द्वारा प्रशासन संचालित किया जाता था, किस प्रकार की यहाँ राजनीतिक व्यवस्था थी। इसके संबंध में जैसा कि ऋग्वेद के अंदर उल्लेखित है कि आरंभ में आर्यों का जो राजनीतिक जीवन था, जिसमें हमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था के संकेत दिखाई देते हैं। राजा का जो चुनाव होता था वो जनता के द्वारा किया जाता, लेकिन कालांतर में अब राजा का जो पद है वो वंशानुगत हो गया और इसका हमें उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है और धीरे धीरे इस व्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण कुछ बदलाव यहाँ नजर आए। इन सभी पर आज हम इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि राजनीतिक जीवन जो था, उस राजनीतिक जीवन के अंदर कौन कौन सी इकाइयां कार्य करती थी। ऋग्वैदिक आर्य अनेक जनों यानी कि कबीलों के अंदर कबीलों के रूप में संगठित थे। एक जन में एक वंश परिवार के सभी व्यक्ति होते थे जिन्हें सनाभि समान नाभि वाले माना जाता था। एक जन के व्यक्ति दूसरे जन के व्यक्तियों को अन्य नाभि भी कहते थे। ऋग्वेद युग में ये जन ही राज्यों की इकाई थे। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में पंचजना 5 जन का उल्लेख किया गया है। ये 5 जन जो थे वो प्रमुख थे: पुरु, यदु, तुर्सव, अणु और द्रुहु। इनके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण जो जन थे उनमें है भरत, संजय, कृवि आदि। कुछ अन्य छोटे जनों का भी उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऋग्वेद में एक दास राज्य यानी कि 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध 10 जनों के राजाओं के संगठन के द्वारा भरत नामक जन के राजा सुदास के विरुद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई। और इस 10 राज्य युद्ध में भरत जन के राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध करने वाले 10 जन थे: पुरु, यदु, तुर्सु, अणु, द्रुहु, अनिल, पक्त, भलानस, विषाणी और शिव। प्रसंग में आता है कि भरत वंश के राजा सुदास ने पुरोहित के पद से विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को स्थापित कर दिया, जिसके कारण विश्वामित्र ने कुपित होकर 10 जनों के राजाओं को संगठित किया एवं उन्हें सुदास से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस युद्ध में सुदास को विजय मिली। सुदास बड़ा ही पराक्रमी प्रतापी राजा जान पड़ता है। ऋग्वेद में ही उल्लेख मिलता है कि राजा सुदास ने यमुना नदी के तट पर लड़े एक अन्य युद्ध में एक दूसरे संघ के राजाओं को भी परास्त किया। इस संघ में अजास, शिशु और यक्षु जन के राजा थे। कुछ विद्वानों ने इन जनों के अनार्य तथा आर्यतर होने की संभावना व्यक्त की है, लेकिन इसका कोई विश्वसनीय आधार हमें यहां देखने को नहीं मिलता। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इतिहास में भरत एक महत्वपूर्ण जन था जो अनुमानतः सरस्वती और दृष्टदती नदियों के प्रदेश में स्थित था। इस जन का राजा सुदास
जैसा कि उल्लेखित है, बड़ा बलवान, महत्वाकांक्षी एवं अजयी राजा था। ऋग्वेद में उल्लेखित पंचजनों के राज्य सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर अवस्थित जान पड़ते हैं। वैसे ऋग्वेद में जनों की भौगोलिक पहचान स्थिर एवं स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस काल में जनों की एक सूत्रता का आधार वंश परंपरा एवं सजातीय है, न कि भौगोलिक क्षेत्रबद्धता। क्षेत्र विशेष से जुड़े जनों अर्थात जनपदों का उत्कर्ष हमें उत्तर वैदिक काल के अंदर दिखाई देता है। ऋग्वेद में जन राज्य हैं, जनपद राज्य नहीं। जन के लिए ऋग्वेद में कहीं कहीं पर राष्ट्र शब्द का भी प्रयोग किया गया है। जन में रहने वाली प्रजा को विश कहा जाता था। राजा की स्थिति किस प्रकार की थी, अर्थात ऋग्वेदिक काल के अंदर यदि हम देखें कि जो राजा का पद था वो किस प्रकार से था। ऋग्वेद में जन के अधिपति के लिए राजन अर्थात राजा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो राजतंत्र के प्रचलन का संकेत है। लेकिन ऋग्वेदिक कालीन राजतंत्र बहुत ही सतही एवं सीमित जान पड़ता है, जो अपने उदयमान अवस्था में था, जिसका आधार बहुत कुछ जनतंत्रात्मक था। कहने का अभिप्राय कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था में भी हमें जनतंत्रात्मक व्यवस्था दिखाई जान पड़ती है। संभवतः जनों के मध्य पारस्परिक युद्धों की स्थिति में जन विशेष के नेतृत्व के लिए एक नेता की आवश्यकता पड़ी, जिसे राजन के नाम से संबोधित किया गया। जन विशेष के नेतृत्व की जब बात की जाती है तो ऋग्वेद के अंदर राजा को जन का रक्षक अर्थात गोपा जनस्य भी कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि आरंभ में राष्ट्र या जन की प्रजा द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था, लेकिन ऋग्वेद की दान स्तुतियों में राजाओं की वंशावली भी दी गई है, जिससे यह जान पड़ता है कि धीरे धीरे राजाओं का पद पैतृक एवं आनुवंशिक होता चला गया। लेकिन राजा निर्वाचित हो या वंशानुगत, उसे दैवी अधिकार नहीं दिया गया तथा उसके स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश होने की संभावना को विश्व के अधिकारों से बहुत ही सीमित कर दिया गया। कहने का मतलब राजा के जो अधिकार थे उन पर भी नियंत्रण करने के लिए यहाँ किसी न किसी प्रकार की संस्थाएं थी, कार्य कर रही थी। ऋग्वेदिक काल इन राजत्व का आधार बहुत कुछ जनतंत्रात्मक था। इसके दो कारण थे। एक तो प्रजा को राजा के निर्वाचन और विशेष परिस्थितियों में निर्वासन का अधिकार प्राप्त था। सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह कही गई है कि प्रजा को राजा का निर्वाचन करने का अधिकार और विशेष परिस्थितियों में उसे निर्वासन करने का अधिकार प्रजा के पास था। यदि राजा विश्व से की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाता तो राजा से राष्ट्र का अधिकार छीन लिया जाता था, यानी कि उसका पद छीन लिया जाता था। लेकिन विश्व या प्रजा की प्रसन्नता में निहित था, उसका जो शक्ति का जो स्रोत था। राजपद के पृथक होने की स्थिति में भी यह आवश्यक था कि विश्व यानी कि प्रजा का वो वर्ण करे। दूसरा, यहां राजा पर सभा एवं समिति नामक दो जनतांत्रिक संस्थाओं का भी अधिक नियंत्रण था। यह सबसे महत्वपूर्ण जो बात हमें राजनीतिक व्यवस्था के अंदर देखने को मिलती है कि यहाँ पर दो ऐसी संस्थाएं थी। इन संस्थाओं के द्वारा राजा पर नियंत्रण रखा जाता था। एक थी सभा, दूसरी थी सब समिति। राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना था। इसके बदले वह जन के सदस्यों से आज्ञा पालन की अपेक्षा रखता था। लोग उसे स्वेच्छा से एवं प्रसन्नता पूर्वक उपहार या कर, जिसे बलि कहा जाता था, देते थे। राज्य की ओर से नियमित करों की वसूली अभी संभव तय प्रारंभ नहीं हुई थी। ऋग्वेदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था।
ये भी महत्वपूर्ण जो जानकारी हमें मिलती है कि आरंभिक जो ऋग्वेदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर राजा यहाँ भूमि का स्वामी नहीं था। राजा मुख्यतः युद्ध का नेता होता था और इसकी आवेज में प्रजा उसे हवि, हवि से अभिप्राय यहाँ भेंट से है या बलि, बलि का मतलब यहाँ छड़ावा या कर से है, संतुष्ट करने का प्रयास करती थी। ऋग्वेद में उल्लेख आता है कि हम ध्रुव रूप राजा को ध्रुव हव्यव द्वारा संतुष्ट करते हैं। राजा ही अकेला विश्व से बलि प्राप्त करने का अधिकारी है। ऋग्वेदिक काल में संपूर्ण आर्य प्रदेश में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हुई थी, लेकिन एक छत्र राज्य अथवा साम्राज्य की स्थापना के आदर्श का बीजारोपण हो चुका था। जैसा कि ऋग्वेद में विश्वस्य भुवनस्व राजा एवं सम्राट शब्दों के उल्लेख से ज्ञात होता है कि भरत जन के राजा सुदास द्वारा रावी नदी एवं यमुना नदी के तट पर किए गए युद्ध की संभवतः इसी दिशा में प्रयास था। यहीं से एक तरीके से साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षी की जो भावना है वो देखने को मिलती है। ऐसा जान पड़ता है कि राजपद धीरे धीरे ऐश्वर्य की ओर बढ़ता रहा। जैसा कि एक उदाहरण यहाँ बताया गया है कि सहस्त्र द्वारों वाला घर राजा के लिए जो निवास स्थान है वो बताया गया है। एक अन्य प्रसंग में यह कहा गया है कि राजाओं की ओर देखना बहुत कठिन था क्योंकि वे स्वर्ण से चमकते थे। यहाँ राजाओं के बहुमूल्य वस्त्रों आभूषणों की ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि राजा की जो ऐशो आराम की स्थिति है उसकी ओर हमें यहाँ संकेत भी देखने को मिलता है ऋग्वेद के अंदर। अब हम यह बात करेंगे कि राजा की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो दायित्व था किन किन पदाधिकारियों के पास था। ऋग्वेदिक काल में राज्य कार्य में राजा की सहायता हेतु 3 प्रमुख पदाधिकारी थे और वो 3 प्रमुख पदाधिकारी थे पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी। पुरोहित का पद सर्वोपरि महत्व एवं अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता था। ऋग्वेदिक काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र जैसे बड़े ऋषि पुरोहित के पद पर आसीन थे। पुरोहित राजा के लिए एक धार्मिक प्रकाश स्तंभ की तरह था जो शांति एवं युद्ध दोनों अवस्थाओं में राजा का पथ प्रदर्शक था। ऋग्वेद में अनेक प्रसंगों में पुरोहितों द्वारा राजा को परामर्श देते हुए दिखाया गया है। कहने का मतलब राज्य की जो नीति निर्धारित की जाती थी उस नीति निर्धारण में पुरोहित का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता था। अर्थात राजा पुरोहित की सहायता से उसकी सलाह से ही राज्य की नीति का निर्धारण करता था और समय समय पर उसे, चाहे हम युद्ध काल की स्थिति की बात करें या शांति काल की स्थिति की बात करें, उस समय राजा को जो सुझाव देने का जो कार्य करता था वो पुरोहित था। राजा के साथ रण क्षेत्र में पुरोहित स्वयं उपस्थित रहता था और देवीय शक्तियों के आह्वान द्वारा अपने राजा एवं योद्धाओं का मनोबल बढ़ाता था। पुरोहित के बाद में जो दूसरा प्रमुख अधिकारी था वो था सेनानी, अर्थात सेनापति या सेना के का अध्यक्ष की भांति वो कार्य करता था। तीसरा अधिकारी था ग्रामीणी, जो कि ग्राम प्रशासन, आर्थिक, सामाजिक एवं सैनिक का प्रमुख था। ऋग्वेद से यह जानकारी नहीं मिलती कि ग्रामीणी गांव के लोगों द्वारा निर्वाचित होता था या राजा द्वारा नियुक्त होता था। इसके संबंध में हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि ग्रामीणी जो पद है उस पर राजा नियुक्ति करता था किसी व्यक्ति की या ये जनता के द्वारा, यानी कि ग्राम की जो जनता है उसके द्वारा इसका चुनाव होता था। ग्रामीणी गांव के लोगों द्वारा निर्वाचित होता था या राजा द्वारा नियुक्त होता था, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। कई स्थानों पर व्राजपति नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। विद्वानों का अनुमान है कि व्राजपति और ग्रामीणी संभवतः एक ही थे। इसके अलावा पुरुष, दुर्गपति, स्पर्श, गुप्तचर
और दूत के अन्य कर्मचारियों का भी उल्लेख यहां ऋग्वेद के अंदर हमें देखने को मिलता है। सभा और समिति, इसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।